हेलो 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 एवरीवन, क्या हाल चाल। स्वागत करता हूं आप सबका अभ्यास बैच में। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आई होप आप सब AS20 का फास्ट ट्रैक AS20 का फास्ट ट्रैक रैपिड रिवीजन देख के आए होंगे। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। मुझे सबसे पहले ये बताओ, कौन कौन बच्चे AS20 को कॉन्सेप्चुअली करके आए हैं। मैं आपको एक क्विक रिवीजन दूंगा 5 से 10 मिनट का। AS20 का मैं अभी आपको एक क्विक रिवीजन दूंगा 5 से 10 मिनट का। बट कौन कौन बच्चे AS20 का फास्ट ट्रैक रैपिड रिवीजन करके आए हैं, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे आए हैं, बहुत अच्छी बात है। डन 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 सर, डन कंसेप्चुअली, वेरी गुड वेरी गुड। 81 मार्क्स रोहित, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन रोहित, कॉन्ग्रेचुलेशन। चलो, ऑल राइट। सो तो AS20 का आप फास्ट ट्रैक रैपिड रिवीजन से कंसेप्चुअली करके आए हो, तो अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको पहले एक 5 मिनट से 10 मिनट का आपको एक ओवरव्यू दे दूं AS20 का। तो चलिए AS20 के पहले ओवरव्यू लेते, फिर अपन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, तो AS22 इज ऑल अबाउट अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, बेसिक अर्निंग पर शेयर और डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। आगे बढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि शेड्यूल 3 के अंदर यह मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है कि जो P&L हम बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं, उसके फेस पे ही हमें सबसे नीचे EPS बेसिक और डायल्यूटेड दोनों के दोनों दिखाने पड़ते हैं। तो हमें जो शेड्यूल 3 है वो रिक्वायर करता है कि आपको EPS ऑन द फेस ऑफ P&L दिखाना पड़ेगा। सबसे पहले अपन बात करेंगे बेसिक अर्निंग पर शेयर की। बेसिक अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, जिसको तुम शॉर्ट में EAESH कहते हो। EAESH तुम कैसे निकालते हो? EAESH तुम निकालते हो EBIT से तुम माइनस करते हो इंटरेस्ट दुनिया भर के जो भी तुम्हारे लोन होते हैं। फिर उसके बाद तुम्हारा बचता है EBT में से तुम माइनस करते हो टैक्स एक्सपेंस। याद रखना, टैक्स एक्सपेंस बोला तो टैक्स एक्सपेंस के अंदर करंट टैक्स भी आता है और डायरेक्ट टैक्स भी आता है, याद रखना इस चीज का। फिर तुम्हारा आता है EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स, और अर्निंग आफ्टर टैक्स में से तुम माइनस करते हो प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड 2 टाइप के होते हैं, तुम्हारा होता है क्यूमुलेटिव, तुम्हारा होता है नॉन क्यूमुलेटिव। नॉन क्यूमुलेटिव माइनस तभी करते हो व्हेन डिक्लियर्ड, जब डिक्लियर होगा तो ही माइनस करते हो। और जो क्यूमुलेटिव होता है ऑलवेज, तुम हमेशा माइनस करते हो, ऑलवेज डिडक्ट, तुम हमेशा माइनस करते हो। मैं सही बोल रहा हूं? जल्दी बताओ, क्या मैं सही बोल रहा हूं? अर्निंग आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड जब चला गया तो तुम्हारा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स बचता है। इसी को तुम EPS की वर्किंग में लेते हो। अगर तुम्हें वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ना जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर करेंगे, तो उसको कुछ भी नहीं लेते हैं, हम यही लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा EAESH। EASH, तो ये हो गया हमारा न्यूमरेटर। न्यूमरेटर के बाद हमारा डिनोमिनेटर में आता है वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स। तो जब हम डिनोमिनेटर की बात करते हैं वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स की, तो उसमें हमारा देखते हैं कि हम पब्लिक इशू एक होता है, तो पब्लिक इशू के ऊपर प्रॉपर हमें मंथ वाइज वेट लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? मंथ वाइज वेट लेना पड़ता है। मंथ वाइज वेट मतलब जिस दिन आपने इशू किया, इशू डेट से, कौन सी डेट से? इशू डेट टू बैलेंस शीट डेट। ऐसा ही करते हो कि नहीं करते हो नलायक आदमी? जल्दी बताओ। इशू डेट से बैलेंस शीट डेट। फिर जब तुम्हारा बायबैक होता है, तो बायबैक में तुम क्या करते हो? बायबैक में भी तुम मंथ वाइज चाहते हो, बायबैक में भी तुम मंथ वाइज टाइम वेट लेते हो, पर वहां पर तुम्हें ना माइनस करना पड़ता है। माइनस कहां करना पड़ता है? बायबैक डेट से बैलेंस शीट डेट तक का तुम टाइम वेट लेके माइनस करते हो। माइनस क्यों करते हो सर? क्योंकि बायबैक हो गया, शेयर वापस कर दिए, तो उतने नंबर ऑफ मंथ्स के लिए वो शेयर आउटस्टैंडिंग नहीं था। ठीक है, ये होता है बायबैक। बोनस के केस में क्या करते हो? बोनस के केस में तुम हमेशा 12/12 करते हो। बोनस के केस में हमेशा तुम क्या करते हो? 12/12 करते हो। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा राइट इशू होता है, याद करो, तुम्हारा राइट इशू होता है। राइट इशू में बेसिकली तुम क्या करते हो? राइट इशू में तुम टाइम वेट करने के लिए तुम क्या करते हो? सबसे पहले तुम निकालते हो राइट फैक्टर। राइट फैक्टर निकालते हो। राइट फैक्टर का मतलब क्या होता है? कम प्राइस डिवाइडेड बाय एक्स प्राइस। कम राइट प्राइस डिवाइड बाय एक्स राइट प्राइस, तुम राइट फैक्टर निकालते हो। और राइट फैक्टर को फिर क्या करते हो? जब तुम टाइम वेट करते हो तो तुम बोलते हो नंबर ऑफ शेयर्स
number of shares before right issue, number of shares before right issue, number of shares before right issue multiply by right factor multiply by time weight, और फिर प्लस number of shares, number of shares after right issue, number of shares after right issue. बहुत बढ़िया, सब बच्चे सही लिख रहे हैं, लिखते जाओ बेटा. नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट इशू मल्टीप्लाई बाय टाइम वेट फॉर टाइम वेट मल्टीप्लाई बाय टाइम वेट. तो इस तरीके से होता है. तो राइट इशू के केस में तुम राइट फैक्टर निकालते हो. राइट फैक्टर को तुम्हें नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इशू में मल्टीप्लाई करना होता है और टाइम वेट करना पड़ता है. राइट इशू के केस में जब हम टाइम वेट लेते हैं तो वो क्यूमुलेटिव बेसिस पे टाइम वेट लेते हैं. ठीक है, चलिए ये हो गया राइट इशू. फिर जब तुम्हारे पार्टली पेड शेयर्स होते हैं, क्या होते हैं? पार्टली पेड शेयर्स. तो पार्टली पेड शेयर्स में तुम क्या करते हो? मैंने तुम्हें सिखाया था कि पार्टली पेड शेयर्स में तुम वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर कैपिटल ले लेते हो. वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर कैपिटल. जैसे मैं आपको बोलूं कि जो 10,000 शेयर हैं, फॉर एग्जाम्पल 10,000 शेयर है, 10 रुपीज का फेस वैल्यू है, पर मान लो 7 रुपीज पेड अप है, तो 7 रुपीज मल्टीप्लाई बाय, ये मान लो आपके पूरे 12 महीने आउटस्टैंडिंग थे, तो इंटू 12/12, तो आपने 7 से मल्टीप्लाई किया. फिर आपने मान लो न्यू इशू किया, मान लो आपने न्यू इशू किया 5,000 शेयर, 8 रुपए पेड अप हो गए, और आपने न्यू इशू किया मान लो 1 जुलाई को, तो ये आपका 9/12. तो इस तरीके से करके आपका वेटेड एवरेज शेयर कैपिटल आता है. आता है कि नहीं आता है? वेटेड एवरेज शेयर कैपिटल आपका अमाउंट फॉर्म में आता है. आता है कि नहीं आता है? फिर क्या करते हो? फिर ऐसे केस में तुम ईपीआर निकालते हो. याद है कि नहीं? ईपीआर, अर्निंग पर रुपी, ईपीआर निकालते हो, जिसमें तुम EAESH करके वेटेड एवरेज शेयर कैपिटल, वेटेड एवरेज शेयर कैपिटल करते हो. मेरी बात समझ में आई कि नहीं? मेरी बात समझ में आई कि नहीं? तो ये चीज तुम करते हो ईपीआर वगैरह निकालने के लिए. फिर तुम ईपीएस जब निकालते हो तो ईपीआर मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू, पेड अप शेयर मल्टीप्लाई बाय पेड अप शेयर कर देते हो, तो तुम्हारा ईपीएस आता है. मुझे बताओ, ये तुम्हारा पार्टली पेड के केस में हो गया. गाइस, हैव यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट? तो इस तरीके से हम बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालते हैं. फिर हमने सीखा था कि भाई डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हो. डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हो, मुझे बताओ. तो डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर के लिए हमने बोला था कि भाई जो EAESH हम लेते हैं उसमें हम ऐड कर देते हैं सेविंग ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ potential equity shares into actual shares. ठीक है, जैसे कन्वर्टेबल डिबेंचर है, तो कन्वर्टेबल डिबेंचर जब एक्चुअली शेयर में कन्वर्ट होगा तो तुम्हारी इंटरेस्ट की सेविंग होगी, है ना? इंटरेस्ट की सेविंग होगी आफ्टर टैक्स. तो बेसिकली तुम EASH ले लेते हो, प्लस तुम ले लेते हो सेविंग ड्यू टू, जब तुम अपने पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स. डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर कब निकालते हैं? जब कंपनी के पास पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग है. पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कन्वर्टेबल डिबेंचर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, ESOP, ये सब पोटेंशियल इक्विटी शेयर होते हैं. तो बेसिकली वो पोटेंशियल इक्विटी शेयर जब एक्चुअल इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होंगे तो उसके कारण इंटरेस्ट की सेविंग होगी आफ्टर टैक्स, डिविडेंड की सेविंग होगी. तो ये अपन ऐड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय करते हैं वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग इक्विटी प्लस वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग पोटेंशियल इक्विटी. इस तरीके से तुम अपना डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर भी निकालते हो. आई मेरी बात? गाइस, हम आगे बढ़ रहे हैं. हम किस चीज पे आगे बढ़ रहे हैं? हम क्वेश्चंस पे. तो आर यू गाइस रेडी? क्वेश्चंस करें, प्रैक्टिस करें. लैग तो नहीं है भाई? लैग तो नहीं है यार? नहीं, लैग नहीं है. नलायकों, किसने बोला लैग है? अच्छा, हुआ था. ओके, नाउ परफेक्ट. हाँ, परफेक्ट, मेरी तरह परफेक्ट. चलो अब आते हैं AS20 पर, इसके क्वेश्चंस पर. AS20 के क्वेश्चंस पर. अब देखो, मेरे को ना सीक्वेंस नहीं है पता कि मैंने किस सीक्वेंस में क्वेश्चन अरेंज किए. जैसा जैसा मुझे लगा कि यार ये क्वेश्चन अच्छा है, मैंने वैसा कर लिया है. ठीक है ना? अब हो सकता है शायद इसमें कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जो फास्ट ट्रैक रैपिड रिवीजन के अंदर थे. मुझे बता देना. अगर उसके बाद भी, रिपीट होने के बाद भी मुझे लगा नहीं यार ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है, तो मैं उसको वापस से लूंगा, तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा. ठीक है जी, चलिए. तो आइए, पहला क्वेश्चन, मुझे पहला क्वेश्चन पढ़ के बताओ कि ये तुम्हें क्या लगता है. हमारा ये क्वेश्चन रैपिड रिवीजन में तो नहीं था ना? अ कंपनी हैड 6 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, ₹5 पेड अप बाय ऑल शेयर होल्डर्स. और अगर था भी ना तो मेरी इच्छा है, मैं इसको वापस से करना चाहता हूं डिस्कस, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है. तो
6 lakh equity shares, rupees 10 each, 5 paid up by all shareholders on first, ये 1 अप्रैल को था, 1 सितंबर को the remaining 5 rupees was called up. अरे ये पार्टली पेड पर है, लिख लो पार्टली पेड, partly paid. 5 rupees was called up and paid up by all shareholders except one shareholder having 60,000 equity shares. Net profit for the year ended 31st 2196. अच्छा, समरी बना रहे हो ना, समरी बना रहे हो ना, समरी बना रहे हो ना, तो एक समरी में लिख लेना कि जब भी तुम्हें नेट प्रॉफिट वर्ड दिया हो, जब भी तुम्हें नेट प्रॉफिट वर्ड दिया हो, ठीक है, सिर्फ यहां तो साफ साफ लिखा है आफ्टर कंसीडरिंग डिविडेंड, पर अगर सिर्फ लिखा हो नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी तो उसको तुम बोलोगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. जब भी तुम्हें लिखा हो नेट, ये नहीं, ये तो आफ्टर डिविडेंड है भाई, ये आफ्टर डिविडेंड है, पर कभी कभार सिंपली लिखा होगा कंपनीज नेट प्रॉफिट इज 20 लाख, सो दैट नेट प्रॉफिट मींस नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. प्लीज उस चीज को प्लीज ध्यान रखिएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ध्यान रखिएगा उस चीज को, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये पॉइंट समरी में डाल दो. तो ये बोल रहा है कंपनी का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इवन आफ्टर डिविडेंड है 2196, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द बेसिक ईपीएस एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. चलिए तो मुद्दे पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6. तो सबसे पहले हम करेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर कैपिटल. ठीक है, यहां दे देंगे डेट, यहां दे देंगे डेट, और यहां देंगे पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, यहां देंगे वर्किंग, और यहां देंगे वेटेड एवरेज अमाउंट. डेट 1 अप्रैल को ओपनिंग शेयर्स, ओपनिंग शेयर्स कितने थे, 6 लाख, रुपीज 5 पेड, 5 रुपीज पेड अप, तो 6 लाख 5 रुपीज पेड अप, 12/12, 12/12. ठीक है सर, अगर नेट प्रॉफिट और टैक्स रेट दे देगा तब भी जो नेट प्रॉफिट रहेगा उसकी जो कंसीडर करेंगे क्या. अगर वो सिंपली बोल रहा है नेट प्रॉफिट, आप बोल रहे हो सर नेट प्रॉफिट भी सिंपली दे दिया और बोल दिया कि टैक्स रेट इतना है, हाँ तो भी आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही लेना है उसको. 6 लाख, ये हो गया आपका 30 लाख. मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो प्लीज. ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका 1 सितंबर, 1 सितंबर. तो 1 सितंबर को अमाउंट कॉल्ड, अमाउंट कॉल्ड, अमाउंट कॉल्ड 1 सितंबर को हुआ कितना 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 कितना, 5 रुपीज कॉल्ड अप एंड पेड अप, 5 रुपीज कॉल्ड अप एंड पेड अप. तो बेसिकली 5 रुपीज कॉल्ड अप एंड पेड अप. तो ये 6, अच्छा ये अब देखो ध्यान से, 6 लाख शेयर्स पर कॉल किए, पर एक शेयर होल्डर साला नालायक निकला, उसने 60,000 शेयर्स होल्ड करके रखे, उसने पेमेंट नहीं किया, तो उसको छोड़ दो. उसको छोड़कर बाकी कितने लोग बचे, 540 शेयर्स पर मुझे बाकी के 5 रुपए मिल गए, और इसका जो टाइम वेट लगेगा वो 7/12 लगेगा, बिकॉज 1 सितंबर से बैलेंस शीट तक जाएगा. तो 540 इंटू 5 इंटू 7/12, तो ये हो जाएगा 1575, 1575, 1575, 1575. तो ये हो गया 4575, 4575, ये हो गया 4575. बोलो जी, क्लियर हुआ? 4575, 4575, ये आ गया वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर कैपिटल. अब हम निकालेंगे वर्किंग नोट नंबर 2, हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग्स पर रुपी, अर्निंग्स पर रुपी मतलब ईपीआर. तो ईपीआर रहेगा नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल, फॉर्मूला एक बार तो लिखना पड़ेगा ना एग्जाम में, नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर कैपिटल
एक बार तो लिखना पड़ेगा। तो नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल कितना है 2196, 2196 डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज 4575, ये है 0.48 पर रुपी, 0.48 पर रुपी। बोलो बेटा। अच्छा अब हम करेंगे ईपीएस, बेसिक अर्निंग पर शेयर। तो ईपीएस इज इक्वल टू ईपीआर मल्टीप्लाई बाय वैल्यू पर शेयर, वैल्यू पर शेयर। ठीक है, तो ईपीआर है 0.48 मल्टीप्लाई बाय 10 पर शेयर, तो ये हो जाएगा 4.8, ये हो जाएगा आपका 4.8। बोलो जी बोलो, बोलो जी बोलो। 4.8 क्लियर हुआ कि नहीं? 4.8 बेटा क्लियर। अब देखो ये जो तरीका है, अच्छा यहां ना इंस्टीट्यूट का तरीका वो वेटेड एवरेज नंबर ही करते, वो कन्वर्ट कर लेते हैं बेसिकली नंबर्स को, ये अमाउंट पेड अप के हिसाब से ही वही रहता है। पर वो क्या करते हैं, मैं आपको इनका दूसरा तरीका बताऊं। उन्होंने ना हमारी तरीके से ही निकाला है, उन्होंने लास्ट में डिवाइडेड बाय 10 कर दिया। डिवाइड बाय 10 करके पता है उनका क्या आया, 457500, तो ये आ गया वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग नंबर। सर हम भी ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब वो क्या हो रहा है, आउटस्टैंडिंग कैपिटल निकालकर डिवाइड बाय 10 रुपीज कर दिया, तो वेटेड एवरेज नंबर आ गया। ठीक है, बोलो बेटा क्लियर। सर कोई भी एक क्वेश्चन में प्रोविजन भी लिखवा दो, जहां क्वेश्चन में प्रोविजन की रिक्वायरमेंट रहेगी वहां मैं लिखवा दूंगा, टेंशन मत लो। जैसे कल मैंने AS19 के लिखवाई थी ना अंदर, तो वैसे लिखवा दूंगा, लोड मत लो बेटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़े। हाँ सर, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो मैंने तुम लोगों के लिए क्या किया है, मैंने तुम लोगों के लिए कहीं कहीं पर QR कोड भी डाले हैं, जहां जहां मेरे लिए पॉसिबल हो पाया। कि अगर मान लो मैं तो तुम्हें अभ्यास करवा रहा हूं, पर मान लो उसके बाद भी अगर तुम्हें इसको फिर से देखना है, फिर से समझना है, डिटेल में समझना है, तो मेरे रेगुलर बैच का QR कोड अवेलेबल है। भाई देखो कितनी सारी चीजें यार सही तरीके से किया जा रहा है तुम्हारे लिए। हाँ, और तुम लोग बस लाइक भी नहीं करते हो लेक्चर को। हाँ, लेक्चर को लाइक भी नहीं करते हो नालायक को। अच्छा लगता है ऐसे करना? अच्छा लगता है क्या ऐसे करना? ठीक है, चलो। अभी कोई बच्चा पूछ रहा है कि सर क्वेश्चन में अलग से 60,000 का क्यों दिया हुआ है सर? सर अलग से 60,000 का क्यों दिया हुआ है? तो नालायक, उन्होंने वेटेड एवरेज का तरीका देखो, उन्होंने यहां पर 5/12 लिया है और फिर 60,000 पे अलग से 7/12 लिया है। हमने पूरे 6 लाख पर 12/12 ले लिया है, एक ही बात है। हाँ, पहले पूरा देखो, तुम्हारी नजर यहां तो चली गई, पर तुम्हारी नजर उसके टाइम वेट पर नहीं गई कि 6 लाख पर उन्होंने टाइम वेट भी तो 5/12 लिया है, नालायक आदमी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेट अ लिस्टेड कंपनी ऑन 31 अप्रैल 21, ठीक है, हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या क्या है? 10 लाख इक्विटी शेयर्स हैविंग फेस वैल्यू 1 रुपी। ठीक है, तो 10 लाख रुपीज का इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया। 10 लाख 8% प्रेफरेंस शेयर्स फेस वैल्यू 10 रुपीज 1 करोड़। यार ये RR में तो नहीं था? जल्दी बोलो, ये RR में तो नहीं था ना? ड्यूरिंग द ईयर 21-22 द कंपनी हैड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 90 लाख। तो क्या क्या गिवन इंफॉर्मेशन है? नहीं था RR में। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो गिवन इंफॉर्मेशन क्या है? गिवन इन्फो, तो बेसिकली आपके पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स कितना है? 90। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 90, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 90। ठीक है ना? और नंबर ऑफ शेयर मिल गए ऑन 1 जनवरी। अच्छा ईयर कौन सा है आपका? ईयर है आपका 21-22। 1 जनवरी 22 नेट मेड अ बोनस इशू ऑफ 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स। नेट ने बोनस इशू किया है, बोनस इशू किया है फॉर 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर। ठीक है, बोनस इशू किया है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बोनस किया है। और 1 जनवरी को ही नेट इशू 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 1 ईच एट देयर फुल मार्केट प्राइस 7.6। पब्लिक इशू भी किया है। नेट्स शेयर वर ट्रेडिंग एट 8.05 पर शेयर ऑन 31 मार्च।
Further, it has been provided that basic earning per share for the year ended was previously reported at 62.3. 62.3 प्रीवियस ईयर का था, तो प्रीवियस ईयर बेसिक अर्निंग पर शेयर था 62.3. ठीक है. You are required to calculate the basic earning per share to be reported in the financial statements of NAT, including comparative figure in accordance with AS 20. तो अब देखो यहां मुझे प्रोविजन लिखवाने की जरूरत है, तो यहां पर पहले रिक्वायर्ड प्रोविजन लिखो. आप प्रोविजन लिखो एज पर AS 20 अर्निंग पर शेयर, पूरा नाम लिखना एग्जाम में. ठीक है. बोनस इशू इज मेड without raising additional funds, hence such bonus issue is considered outstanding since beginning ऑफ प्रीवियस ईयर. बोनस शेयर के केस में हम क्योंकि फंड्स एडिशनल रेज नहीं करते, आउट ऑफ फ्री रिजर्व से देते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि बोनस इशू पिछले साल के बिगिनिंग से आउटस्टैंडिंग है. ठीक है. देयरफॉर पहला टाइम वेट फॉर बोनस इशू in current year will be 12 months, और previous year EPS must be restated. Previous year EPS must be restated by considering bonus. नलायको जो नहीं लिखेगा ना उसकी एग्जाम्शन नहीं आएगी. जो लिख के मेरे साथ कर रहा होगा ना, एग्जाम्शन उसी की आएगी. देखना, जो नहीं लिखेगा ना वो एग्जाम में कैलकुलेटर भूल जाएगा. देखना, एग्जाम में कैलकुलेटर ले जाना भूल जाएगा. देखना, और अगर कैलकुलेटर नहीं भी भूले ना तो तुम्हारा एग्जाम में कैलकुलेटर गिर जाएगा, खराब हो जाएगा. देखना नलायक. ठीक है. तो ये वाला पॉइंट आपको हमेशा बोनस वाले में डालना है. चलिए अब हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ बेसिक ईपीएस ऑफ करंट ईयर मतलब 21-22. इसके लिए नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल. सर जो लिखेगा उसको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा. नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. आइए जी, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 90 lakhs माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड. सर प्रेफरेंस डिविडेंड का बताया नहीं है कि क्यूमुलेटिव है कि नॉन क्यूमुलेटिव. अगर कुछ ना बोले तो हमेशा क्यूमुलेटिव. ये तुम्हारा सेकंड समरी, तुम्हारा पॉइंट, समरी पॉइंट. पहला समरी पॉइंट मैंने तुम्हें बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में, अगर नेट प्रॉफिट के बारे में कुछ ना लिखा हो तो उसको हमेशा आफ्टर टैक्स मानना. सेकंड पॉइंट लिख लो, अगर प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में कुछ ना लिखा हो तो उसको हमेशा क्यूमुलेटिव मानना है. तो चलो, तो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है? 1 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 8%, 8 lakhs मल्टीप्लाई बाय 8%, 8 lakhs. तो ये हो जाएगा अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. ये कितना हो गया? 82 lakhs. ठीक है, 82 lakhs. चलो उसके बाद ये तो हो गया तुम्हारा पहला वाला. दूसरा, वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स. तो यहां करेंगे हम डेट,
यहां करेंगे हम पर्टिकुलर, यहां हम करेंगे वर्किंग, और यहां हम करेंगे वेटेड एवरेज नंबर। ठीक है। डेट 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को ओपनिंग, ओपनिंग शेयर्स, ओपनिंग शेयर्स कितने 10 लाख, ओपनिंग शेयर्स कितने 10 लाख, तो 10 लाख इंटू 12/12, तो ये कितना हो गया 10 लाख। फिर 1 अप्रैल के बाद, 1 अप्रैल के बाद 1 अप्रैल के बाद 1 जनवरी, 1 जनवरी, 1 जनवरी, 1 जनवरी क्या है, सॉरी, 1 जनवरी, 1 जनवरी को क्या है बोनस, बोनस कितना है 1 for every 2, तो इसका मतलब 5 lakhs इंटू 12/12, 5 लाख 12/12, 5 लाख 12/12। ठीक है बेटा शिवम, करवा दूंगा। उसके बाद 1 जनवरी के बाद क्या है, 1 जनवरी के बाद क्या है, नेट इशूड 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 1 ईच एट फुल मार्केट प्राइस, तो ये पब्लिक इशू 1 जनवरी को पब्लिक इशू किया है, कितने 2 लाख, कितने मंथ के लिए 3/12, 50,000, 50,000। तो मुझे बताओ कितना आ गया वेटेड एवरेज, 10 लाख, 5 लाख, 50,000, ये हो गया 1550। मुझे बताओ इतना सबका आया क्या, क्या मेरा सही आया है क्या, जल्दी बताओ। चलो अब बताओ बेसिक अर्निंग पर शेयर 2122, 2122 है ना, हाँ, बेसिक अर्निंग पर शेयर 2122, 82 lakhs, 82 lakhs डिवाइडेड बाय 1550, बताओ जी 82 lakhs डिवाइड बाय 1550, ठीक है 5.29, 5.29, 5.29, ठीक है। अच्छा अब करेंगे हम, अब करेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ रीस्टेटेड बेसिक अर्निंग पर शेयर ऑफ 2021, रीस्टेटेड, रीस्टेटेड मई 24 का भी अच्छा क्वेश्चन था, उसको भी सर करवा दीजिएगा, मैं ट्राई करता हूं, अभी मैं देखता हूं, ठीक है, अभी मैं देखता हूं। कैलकुलेशन ऑफ रीस्टेटेड बेसिक अर्निंग पर शेयर, भाई साहब जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। रीस्टेटेड तो एक्चुअल प्रीवियस ईयर ईपीएस रिपोर्टेड, कितना रिपोर्ट किया है, एक्चुअल प्रीवियस ईयर रिपोर्ट किया आपने 62.3, तो 62.3, ठीक है, तो इसका मतलब ई ए ई एस एच कितना हुआ 62.3, अगर आपने रिपोर्ट किया तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे सर, मल्टीप्लाई करेंगे तो ईएएस आएगा ना। सर नंबर ऑफ शेयर्स लास्ट टाइम तक कितने थे, सिर्फ 10 लाख थे, बोनस तो करंट ईयर में आया ना फिलहाल, पब्लिक इशू भी करंट ईयर में आया, तो इसको करो मल्टीप्लाई बाय 10 लाख से, मल्टीप्लाई बाय करो 10 लाख से, तो 10 लाख 62.3, ये हो जाए गो, कितना था बे, कितना था बे, 6 करोड़ 23 लैक्स, बताना तो, 6 करोड़ 23 लैक्स, 6 करोड़ 23 लैक्स था क्या, तो अभी का 90 लाख क्यों है बे। अब ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं, 6 करोड़ 23 लाख होना चाहिए, ठीक है। तो अभी मुझे बताओ, अब हम रीस्टेटेड कैसे निकालेंगे, रीस्टेटेड ईपीएस, रीस्टेटेड ईपीएस कैसे निकालेंगे, 6 करोड़ 23 लैक्स होल डिवाइडेड बाय 15 लैक्स, 15 मतलब क्यों, बोनस भी शामिल किया ना, इसमें स्टार लगा लो और स्टार लगा के करो इंक्लूडिंग
5 लाख बोनस शेयर्स, ये हो जाएगा 41.53, 41.53। तो रीस्टेटेड ईपीएस आ गया 41.53। एक्सप्लेन वाई बोनस इशू एंड द शेयर्स इशूड एट फुल मार्केट प्राइस आर ट्रीटेड डिफरेंटली। बेटा उसका मैंने यहां पर प्रोविजन आपको बता दिया है कि बोनस में क्योंकि फंड्स रेज नहीं करते और वो रिजर्व से दिया जाता है, सच बोनस इशू इज कंसिडर्ड ओनली सिंस बिगिनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। एक पॉइंट चाहो तो डाल सकते हो, बिकॉज बोनस इज इशूड आउट ऑफ प्री रिजर्व्स। तो जो सेकंड सवाल पूछ रहा है ना तुम लोगों से, हाँ, उसका मैंने यहां पर प्रोविजन ऑलरेडी लिखवा दिया है, जो सेकंड वाला पूछ रहा है, ठीक है। जो सेकंड वाला पूछ रहा है ना, जो सेकंड वाला पूछ रहा है उसने क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, वो मैंने आपको यहां लिखा लिया है, ठीक है। लॉजिक क्या है सर? ये लॉजिक मैंने यहां पर लिखवा है। क्या लॉजिक है कि देखो बोनस तुम फ्री फोकट में देते हो, मतलब उसके रिगार्डिंग कोई फंड्स इशू नहीं करते हो, तो उसकी एंट्री क्या करते हो? लॉजिक ये है कि उसकी एंट्री क्या करते हो? फ्री रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, फ्री रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मतलब तुम अपने ही इक्विटी शेयर होल्डर्स को नए शेयर देने के लिए उन्हीं का पैसा यूज कर रहे हो, उन्हीं की अर्निंग को यूज कर रहे हो। अब जो उनकी अर्निंग है वो अर्निंग तो पहले से रखी हुई है, उनकी अर्निंग तो ये पुरानी वाली अर्निंग है। ऊपर से सेबी कहता है, सेबी की गाइडलाइन है लिस्टेड कंपनीज के लिए कि कंपनी जब भी बोनस शेयर देगी तो पहले वो पुराने रिजर्व्स को यूज करेगी। तो आमतौर पर क्या होता है ना, जब भी हम बोनस शेयर देते हैं तो पुराने से पुराने रिजर्व्स को यूज करते हैं। तो लॉजिक ये हुआ कि हम रीस्टेटेड हम इसलिए निकाल रहे हैं कि रीस्टेटेड हम इसलिए निकाल रहे हैं कि जो बोनस दे रहे हैं वो हम रिजर्व्स में से दे रहे हैं। और कौन से रिजर्व में से? जो रिजर्व प्रीवियस ईयर से चले आ रहे हैं, जो रिजर्व प्रीवियस ईयर से चले आ रहे हैं। अरे मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? जो रिजर्व प्रीवियस ईयर से चले आ रहे हैं उनसे हम बोनस दे रहे हैं। मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं बेटा? बोलो बेटा, मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं? एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड, है ना। ऑलराइट गाइस, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भाई रीस्टेटेड का रीजन क्या रहा। अब किसी को अगर रीस्टेटेड निकालना नहीं आया तो उन्होंने आपको क्या किया, उन्होंने आपको ईपीएस निकाल के दिया। ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? EAESH डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। अब उन्होंने आपको EASH नहीं दिया है, नंबर ऑफ शेयर आपको पिछले साल कितने थे? 10 लाख। अगर आप नंबर ऑफ शेयर को डायरेक्ट बेसिक ईपीएस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको EASH मिल जाएगा। तो मेरा EASH मुझे मिल गया। अब मैं यही ईपीएस वापस से निकालूंगा तो EASH डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर नंबर ऑफ शेयर 10 लाख थे, और करंट ईयर जो मैंने बोनस दिया है वो मैं मान के चल रहा हूं कि वो पुराने साल के रिजर्व्स में से दिया है। तो बोनस तो एक तरीके से पिछले साल से आउटस्टैंडिंग चल रहा है, बोनस तो पिछले साल से आउटस्टैंडिंग चल रहा है, तो इसीलिए वो एक तरीके से पिछले साल से आउटस्टैंडिंग चल रहा है, तो वो पिछले साल के नंबर ऑफ शेयर्स में ही कंसीडर किया जाना चाहिए, और इसीलिए मेरा करंट ईयर का पिछले साल का ईपीएस इतना दिखना चाहिए, ठीक है। आई बात समझ में? अब सर
आप रीस्टेटेड ईपीएस निकाल के करना क्या चाहते हो? चलो निकाल लिया, क्यों दिखाना चाहते हो? अरे भाई, जब तुम P&L का स्टेटमेंट बनाते हो तो तुम्हारा करंट ईयर दिखता है, तुम्हारा प्रीवियस ईयर दिखता है, ठीक है ना? तुम्हारा करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दिखता है। तो यहां पर मुझे एक बात बताओ, मैं तुमसे तुमसे एक बहुत बेसिक बात पूछता हूं, ठीक है ना? तुमसे एक बहुत बेसिक बात पूछता हूं। तुम्हारा नेट प्रॉफिट यहां पर करंट ईयर में दिख रहा है 10 लाख रुपए, ठीक है ना? और तुम्हारा प्रीवियस ईयर का नेट प्रॉफिट दिख रहा है मान लो 5 लाख रुपए। तुम्हारे नंबर ऑफ शेयर्स हैं, तुम्हारे नंबर ऑफ शेयर्स है 1 लाख, तुम्हारे नंबर ऑफ शेयर्स है 1 लाख। अरे मेरी बात समझ में आएगी नहीं? अब मुझे बताओ कि तुम्हारा यहां पर ईपीएस तुम्हारा कितना आया होगा? 5 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, 5 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, ये हो गया तुम्हारा 5 रुपए। 5 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, ये हो गया तुम्हारा 5 रुपए, ठीक है? अब मान लो मैंने इस साल करंट ईयर में मैंने 1 लाख बोनस और इशू किया, तो कुल मिला के कितने हो गए? कुल मिला के कितने हो गए? 2 लाख। कुल मिला के कितने हो गए? 2 लाख। तो अब मुझे बताओ करंट ईयर का तो मैं ईपीएस कैसे निकालूंगा? 10 लाख डिवाइड बाय 2 लाख, तो कितना आएगा? 5 रुपए। अब देखो कितनी गलत सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि मैंने अमाउंट वाइज 10 लाख रुपए कमाए, तो पिछले साल में 5 लाख कमाए। अमाउंट वाइज मैंने 10 लाख रुपए कमाए, पिछले साल 5 लाख रुपए कमाए, मतलब अर्निंग बढ़ रही है मेरी, पर अर्निंग पर शेयर वाइज क्या दिख रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये गलत इंटरप्रिटेशन जा रहा है, ठीक है ना? क्या जा रहा है? गलत इंटरप्रिटेशन जा रहा है। लोगों को कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है पर लोगों को कुछ और ही दिख रहा है ना? कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है पर लोगों को कुछ और ही दिख रहा है फालतू का। आ रही क्या मेरी बात समझ में कि नहीं? जैसे जस्ट लाइक जय चावला इतना अच्छा पढ़ा रहा है, सब चीजें करवा रहा है, सारे क्वेश्चन करवा रहा है, पर कुछ सिलेक्टेड बच्चों को क्या दिख रहा है कि जय सर ने कोर्स को डिले कर दिया, जय सर ने लास्ट में कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे दिए। वो नालायकों को बस वो दिख रहा है, वो नहीं दिख रहा है कि अरे यार जितने चैप्टर्स हुए मैक्सिमम 90% जो कंप्लीट हुआ है वो कितना शानदार हुआ है, वो नहीं दिख रहा है। तो भाई खोते हैं कुछ लोग। तो अभी उसको लेकर अपन क्या बोलेंगे? तो अपन बोलेंगे कि भाई ऐसा करो, ये सही इमेज क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं बोलूंगा कि यार अगर मैं ये बोनस मान के चलूं कि पिछले साल भी होता, अगर ये बोनस पिछले साल होता तो पिछले साल हमारे 2 लाख शेयर्स होते, पिछले साल 2 लाख शेयर्स होते, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, तो पिछले साल का ईपीएस मेरा 2.5 होता। तो कम से कम पोजीशन तो अब ठीक दिख रही है, कम से कम पोजीशन तो ठीक दिख रही है। अरे मेरी बात समझ में आएगी नहीं? पोजीशन तो कम से कम ठीक दिख रही है कि नहीं दिख रही है? तो बस यही पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा कि अमाउंट वाइज पोजीशन सही दिखती है पर ईपीएस वाइज क्योंकि सही नहीं दिखती है, तो कंपनी को कुछ ना कुछ में ठीक ठाक करना पड़ता है। तो सर एक काम करो ना, करंट ईयर में आप बोनस मत लो, ये तो हो नहीं सकता, मैं करंट ईयर के ईपीएस को नहीं हिला सकता, ठीक है? आई होप आपको ये सब बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन पर चले। अब मुझे अगला क्वेश्चन देख के बताओ कि ये आरआर में तो नहीं था। अगला क्वेश्चन देख के बताओ आरआर में तो नहीं था। अगला क्वेश्चन आरआर में तो नहीं था। यस सर, नो सर। अरे भाई था कि नहीं था? नहीं था, नो सर। ठीक है, नहीं था, ठीक है। From the following information, you are required to compute the basic and adjusted earning per share. Adjusted बता मतलब restated, adjusted मतलब restated, ठीक है? नेट प्रॉफिट ये प्रीवियस ईयर का है, ये करंट ईयर का है। अब देखो यहां नेट प्रॉफिट दिया है तो ये कौन सा नेट प्रॉफिट होगा? ये NPAT, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा, ठीक है? नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग बिफोर राइट इशू, राइट इशू आपने किया है 1 फॉर एवरी 5 हेल्ड, मतलब ये हो जाएंगे 1 लाख। 5 लाख का एक एक्स्ट्रा किया 1 लाख। राइट इशू प्राइस हो गया 15 रुपए। लास्ट डेट ऑफ एक्सरसाइज राइट ऑप्शन 1 जून, उसके बाद 1 जून, ठीक है। फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इशू, बेटा इसको कम राइट प्राइस बोलते हैं। कभी भी अगर ऐसा लिखा हो फेयर वैल्यू ऑफ शेयर बिफोर राइट इशू तो इसको कम राइट प्राइस बोलते हैं। तो आपको वो क्या बोल रहा है? ईपीएस निकालने को बोल रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर कौन सा? 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें यहां पर निकालना है। ये क्वेश्चन है ईपीएस इन केस ऑफ राइट इशू, ईपीएस इन केस ऑफ राइट इशू। तो मेरे साथ आप स्टेप वाइज करेंगे। सबसे पहले स्टेप नंबर 1,
स्टेप नंबर 1 में हम बोलेंगे कैलकुलेट कैलकुलेट थ्योरिटिकल एक्स राइट प्राइस, कैलकुलेट थ्योरिटिकल एक्स राइट प्राइस, कैलकुलेट थ्योरिटिकल एक्स राइट प्राइस। थ्योरिटिकल एक्स राइट प्राइस कैसे निकालते हैं? थ्योरिटिकल एक्स राइट प्राइस कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इशू प्लस राइट इशू प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स आफ्टर राइट इशू, टोटल शेयर्स आफ्टर राइट इशू। तो नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इशू कितने हैं? 5 लाख, 5 लाख, ठीक है ना। अच्छा एक सेकेंड, सॉरी, यहां नंबर बिफोर राइट इशू मल्टीप्लाई बाय कम राइट प्राइस, मल्टीप्लाई बाय कम राइट प्राइस, ठीक है। तो कम राइट प्राइस कितना है? 21 प्लस राइट इशू प्राइस कितना है? राइट इशू प्राइस कितना है? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय राइट इशू प्राइस 15 होल डिवाइडेड बाय 6 लाख। ये आ गया 20 रुपीज, ये आ गया 20 रुपीज। एक सेकेंड ना, रुक जाओ एक सेकेंड। गाइस मुझे एक सेकेंड दीजिए, धार्विक ना बहुत तेज रो रहा है, पता नहीं क्यों। वो सो रहा था, नींद से अभी जागा है, वो शायद उसने देखा नहीं होगा अपने मॉम डैड को। 2 मिनट दीजिए बेटा, है ना। दामिनी भी क्या है, घर पे नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा सा वो रो रहा है। 2 मिनट दीजिए मुझे, 2-5 मिनट।
सॉरी 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 गाइस, मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? बेटा मैं धार्विक को यहाँ ले आऊँगा, तुम लोगों की पढ़ाई नहीं होगी। और अभी धार्विक बहुत गुस्से में है। चलो चलो चलो, मुझे जल्दी निपटाना है भाई। स्टेप वन हो गया, थ्योरेटिकल एक्सरसाइज प्राइस। अब स्टेप नंबर टू, कैलकुलेशन ऑफ राइट फैक्टर। कैलकुलेशन ऑफ राइट फैक्टर क्या होता है? राइट फैक्टर, राइट फैक्टर को बेटा एडजस्टमेंट फैक्टर भी बोलते हैं, याद रखना। क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट फैक्टर। कम प्राइस डिवाइड बाय एक्स प्राइस, 21 डिवाइड बाई 20। डिवाइड कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ठीक है। फिर उसके बाद स्टेप नंबर थ्री। स्टेप नंबर थ्री में आप क्या करेंगे? कैलकुलेट वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर में वेटेड एवरेज कैसे निकालेंगे? तो वेटेड एवरेज निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इशू, नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इशू मल्टीप्लाइड बाय राइट फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय, अब मुझे टाइम वेट बताओ कब से कब तक। तो ईयर है 16-17, अप्रैल, अप्रैल मई। बेटा लास्ट डेट क्या थी राइट की? जून। तो 2 महीने, सिर्फ 2 मंथ्स इंटू 2/12। तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स 5 लाख, 21/20, 2/12। ये हो गया पहला। दूसरा, दूसरा हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट इशू मल्टीप्लाई बाय 10/12। आफ्टर राइट इशू ये हो गए 6 लाख, 6 लाख, 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 10/12। चलो करो अब। ये हो गया 87,500, ये हुआ 5 लाख। तो टोटल हो गया 587,500। अब आ जाओ स्टेप फोर, बेसिक ईपीएस करंट ईयर। बेसिक ईपीएस करंट ईयर, तो करंट ईयर का बेसिक ईपीएस के लिए तुम्हारा नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल कितना था? 15 लाख। तो नेट प्रॉफिट 15 लाख था। फॉर्मूला एग्जाम में ज़रूर लिखना, मैं बार बार क्या प्रैक्टिस में एक ही बार लिख सकता हूँ और बार बार बता सकता हूँ कि लिखना है आपको, ठीक है। 15 लाख डिवाइड बाई 587,500, तो ये हो जाएगा 2.553, 2.553। अब आ जाओ स्टेप 5, रीस्टेटेड ईपीएस ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का रीस्टेटेड ईपीएस निकालेंगे। तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना था? 11 लाख डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इशू, सेम इस तरीके से नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इशू। तो नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इशू कितने थे? 5 लाख इंटू राइट फैक्टर 21/20 इंटू 12/12, ठीक है। तो ये 525 आ गया। 11 लाख डिवाइड बाई 525, ये आ गया 2.10, 2.10, 2.10। बोलो जी, क्लियर हुआ? समझ में आया? तो ये हो गया तुम्हारा राइट इशू वाला क्वेश्चन। राइट इशू वाला क्वेश्चन। अब मैं ये तो नहीं बोल सकता बेटा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन मास्टर प्लॉन में मैं इंपॉर्टेंट ही करवा रहा हूँ, ठीक है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, ठीक है। EAESH 18 लाख, नंबर ऑफ शेयर्स
10 lakh during the year 10,000 number of debenture at 11% interest issued at face value of 100, conversion into equity share is 40,000 number after 3 years, interest paid on such debenture is 27,500. तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना, ये क्वेश्चन आपका डीईपीएस का क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका डीईपीएस का है। यहां पर लिखा है कैलकुलेट डीईपीएस, कैलकुलेट डीईपीएस, इसमें लिख दो कैलकुलेट डीईपीएस। सर अगर इसी क्वेश्चन में राइट इशू से पहले पब्लिक इशू और बोनस इशू भी देता तो क्या राइट इशू का रेशियो में राइट इशू से पहले पब्लिक इशू और बोनस इशू देता तो क्या राइट इशू का रेशियो केवल ओपनिंग पे होगा या बोनस और पब्लिक दोनों पे राइट का? दोनों पे। मैंने क्या लिखवाया बेटा यहां पर, क्या लिखवाया मैंने? नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इशू, नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इशू लिखवाया। चलो मैं 2 मिनट इसमें बात कर लेता हूं। मान लो ऐसा होता कि ओपनिंग में तुम्हारे पास 1 लाख नंबर है, ठीक है ना, 14 को, 17 को मान लो तुमने किया पब्लिक इशू, तुमने किया पब्लिक इशू मान लो 50,000 नंबर्स का, फिर तुमने किया 18 को बोनस, 18 को बोनस किया 10,000 नंबर्स, फिर तुमने 110 को किया राइट इशू 25,000 नंबर। तुम यही कहना चाह रहे हो ना, तुम यही कहना चाह रहे हो ना मेरे भाई? अब तुम ध्यान से सुनो, जब मैं राइट फैक्टर अप्लाई करूंगा वेटेड एवरेज के लिए ना, तो मैं बोलूंगा नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इशू, नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इशू। तो नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इशू में ये सब आ जाएंगे ना भाई? आया समझ में कि नहीं? बोलो बोलो, नंबर ऑफ शेयर्स में सब आ जाएंगे। कैसे आएंगे सुनो, देखो पब्लिक इशू और बोनस इशू तुम भी जानते हो फ्रॉम द बिगिनिंग होता है, तो तुम एक तरीके से इस 10,000 को 1 लाख में जोड़ दो, इस 10,000 को 1 लाख के अंदर जोड़ दो। आई मेरी बात समझ में? 10,000 को 1 लाख के अंदर जोड़ दो। तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा कि भाई 1,10,000 इंटू राइट फैक्टर, राइट फैक्टर कितना है 21/20 इंटू अप्रैल मई जून 3 महीने 3/12, ये आ गया अप्रैल मई जून। फिर जुलाई में आपका क्या हुआ? पब्लिक इशू हुआ 50,000 का, तो मैं इसको करूंगा 1,60,000, 1,60,000। मैं वापस से बोल रहा हूं, तुमने 10,000 बोनस को एक तरीके से बिगिनिंग से मान लिया, 10,000 बोनस को तुमने बिगिनिंग से मान लिया, तो ये हो जाएगा 1,10 इंटू राइट फैक्टर मल्टीप्लाई बाय 3/12। सर 3/12 क्यों? अप्रैल मई जून, क्योंकि जुलाई में आपका पब्लिक इशू हुआ है ना लायक, तो पब्लिक इशू आप जोड़ दो इसमें, तो 110 में पब्लिक इशू जोड़ दो 160 हो जाएगा। अब ये भी आपका बिफोर राइट इशू है, तो इसीलिए इंटू राइट फैक्टर 21/20 नलायक। और आगे की कहानी कहां तक होगी? जुलाई अगस्त सितंबर, क्योंकि अक्टूबर से तो राइट इशू है, तो जुलाई अगस्त सितंबर मतलब बाकी के 3 महीने 3/12 और प्लस अब 160 में और 25,000 प्लस कर दो तो 185 हो जाएगा, और 185 इंटू बाकी के 6 महीने, और इसके ये क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट इशू। ठीक है, बोलो जी, ये हो गया बिफोर राइट इशू, बिफोर राइट इशू, ये हो गया बिफोर राइट इशू, बिफोर राइट इशू, ये हो गया आफ्टर राइट इशू। आई होप इससे ज्यादा कुछ और चीजें तुम्हारे मन में नहीं आ रही होंगी, ठीक है? तुम्हारे मन में इससे ज्यादा कोई और चीज नहीं आ रही होगी, ठीक है? अब मैं आगे बढ़ूं सरकार। क्वेश्चन नंबर 9, डीईपीएस। डीईपीएस कब होता है? जब पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स होते हैं। तो डीईपीएस कब होता है? जब पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स होते हैं। तो लिखो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या? आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई पोटेंशियल इक्विटी, आइडेंटिफाई पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। तो मुझे बताओ पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स कितने हैं? डिबेंचर्स हैं 11% डिबेंचर्स, 11% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, 11% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, कन्वर्जन इंटू 40,000 इक्विटी, कन्वर्जन इंटू 40,000 इक्विटी। ठीक है, ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1। फिर स्टेप नंबर 2, ये तो हो गया आपका पोटेंशियल। अब निकालो आप कैलकुलेट सेविंग ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ
पोटेंशियल इक्विटी इंटू ऑर्डिनरी इक्विटी, ऑर्डिनरी इक्विटी में कन्वर्ट होने पर कितने की सेविंग होगी? तो बेटा यहां पर डिबेंचर में कितने की सेविंग होगी? इंटरेस्ट की सेविंग होगी, यहां इंटरेस्ट सेविंग होगी, इंटरेस्ट सेविंग। अभी मुझे बताओ इंटरेस्ट पेड ऑन सच डिबेंचर कितना है? 27,500, जबकि आपने ड्यूरिंग द ईयर डिबेंचर इशू किया है, ड्यूरिंग द ईयर इशू किया है। एक बात बताओ, एक ध्यान से ना, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा पहले ना परसेंटेज वाइज इंटरेस्ट चेक कर लेना कि क्या आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा पहले परसेंटेज वाइज चेक कर लेना। तो अगर तुम 11% 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करो तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 10 लाख का 11% करो तो यार ये तो 1,10,000 का टोटल इंटरेस्ट आ रहा है, ये तो 1,10,000 का टोटल इंटरेस्ट आ रहा है। जबकि यहां बोल रहा है इंटरेस्ट पेड ऑन सच डिबेंचर 27,500। सर बाकी का पेबल होगा? नहीं, ये मत मानना, AS20 के अंदर ये मत मानना। तुम्हें ये मानना है कि पूरे साल भर का एनुअल इंटरेस्ट तो 1,10 है, पर डिबेंचर को ड्यूरिंग द ईयर इशू किया गया है, तो वो डेट नहीं बताई गई किस दिन इशू किया है, तो जिस दिन इशू, कहीं पर शायद मिड में इशू किया गया होगा, इसीलिए इंटरेस्ट हम बहुत ही कम पे कर रहे हैं। कुछ आ रहा है समझ में कि नहीं? कुछ आ रहा है समझ में कि नहीं? मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि पूरा एनुअल इंटरेस्ट तो आपका 1,10,000 का है, तो यहां इंटरेस्ट 27,500 क्यों है? इसका मतलब जो डिबेंचर है वो बिगिनिंग में इशू नहीं किए गए, डिबेंचर जो है वो बिगिनिंग में इशू नहीं किए गए, डिबेंचर इशू किए गए कहीं पर मिड में, इसीलिए कुछ ही टाइम का, इसीलिए कुछ ही टाइम का उन्होंने इंटरेस्ट पे किया है। तो सर कैसे पता चलेगा? सर मैं मर जाऊंगा, मैं ऐसा हो जाऊंगा, सर कैसे पता चलेगा? मोस्टली ऐसा करके देखना, कभी कभार मोस्टली ऐसा करके देखना कि जो भी तुम्हारा एनुअल इंटरेस्ट है उसको डिवाइड करके देखना 27,500 से, तो डिवाइड बाय आ रहा है 4, मतलब कहीं ना कहीं 27,500 को मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 1,10 आएगा, या 1,10 का 1/4 आपका 27,500 है। तो 12 महीने का 1/4 करो, 12 महीने का 1/4 करो, 3 मंथ्स, मतलब ये डिबेंचर आपका 3 मंथ्स है। इसका मतलब पता है इशू डेट क्या है? इशू डेट हुई 1 जनवरी, इशू डेट हुई 1 जनवरी, और जो इंटरेस्ट है वो जनवरी फरवरी मार्च का है, जनवरी फरवरी मार्च का है। बोलो समझ में आया कि नहीं? बोलो समझ में आया कि नहीं? ये पॉइंट कितने बच्चों को नहीं जमा? मैं फिर से रिपीट करूं, ये पॉइंट कितने बच्चों को नहीं जमा? मैं फिर से रिपीट करूंगा, मैं फिर से रिपीट कर लूंगा। कायदे से डिबेंचर इशू हुआ है तो पूरे साल भर का इंटरेस्ट 110 बनना चाहिए। यहां 27,500 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डिबेंचर ईयर के बिगनिंग में इशू नहीं हुआ है, ईयर के कहीं मिड में इशू हुआ है, इसीलिए इंटरेस्ट पूरा पे नहीं किया गया। पर मुझे कैसे पता चलेगा कि डिबेंचर को कौन सी डेट पे इशू किया गया है? तो मैं बोलूंगा कि यार टोटल इंटरेस्ट इतना है, पे इतना किया गया है, जो कि कहीं ना कहीं 1/4 है। तो आप हमेशा 12 मंथ्स का 1/4 करो, 12 मंथ्स पे 1/4 करो, कभी 1/3 होगा, कभी 1/2 होगा, तो आप 12 मंथ का 1/4 करो, तो ये आ गए 3 मंथ्स, मतलब हमने इंटरेस्ट पे किया है 3 मंथ्स का। तो सर वो 3 मंथ्स अप्रैल मई जून भी तो हो सकता है सर। अबे नलायक, इशू बोला है, इशू बोला है, रिडम्शन थोड़ी बोला है। बिकॉज अगर वो अप्रैल मई जून का दे रहा है तो जुलाई का क्यों नहीं दे रहा है? क्या जुलाई में रिडीम कर दिया? क्या कहां लिखा है रिडीम? इसका मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ये डिबेंचर थे ही नहीं, ये डिबेंचर ओरिजिनली 1 जनवरी को आए हैं, इसीलिए। तो आप सब, आपको ये समझना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट की सेविंग कितनी हुई है आफ्टर टैक्स? अच्छा आपको पता हो ना कि अगर डिबेंचर है तो मैं आफ्टर टैक्स ले रहा हूं, पर अगर यहीं पर प्रेफरेंशियल होते तो मैं आफ्टर टैक्स नहीं लेता। तो 27,500 माइनस टैक्स का रेट है क्या? टैक्स का रेट है ही नहीं यार, क्या यार टैक्स का रेट ही नहीं है यार, हाँ टैक्स का रेट ही नहीं है, माइनस 0% टैक्स, ठीक है। तो ये हो गया 27,500, तो ये हो गया इंटरेस्ट की सेविंग। अब स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग पोटेंशियल इक्विटी।
वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग पोटेंशियल इक्विटी। पोटेंशियल इक्विटी कितनी है? तो पोटेंशियल इक्विटी का मतलब होता है जो कन्वर्जन होने वाला है। आप मुझे बताओ डिबेंचर का कन्वर्जन कितने में होने वाला है? 40,000 शेयर्स में। तो 40,000 शेयर्स को मैं पोटेंशियल बोलूंगा, इनटू टाइम वेट कितना करूं? टाइम वेट क्या होता है? टाइम वेट मतलब जब से आपका वो पोटेंशियल इक्विटी शुरू हुआ, तो आपका वो पोटेंशियल इक्विटी कब स्टार्ट हुआ? 1 जनवरी को, मतलब 3 मंथ्स का टाइम वेट। सर 3 मंथ्स का टाइम वेट क्यों? बिकॉज डिबेंचर्स इशूड ऑन 1 जनवरी। डिबेंचर आपके 1 जनवरी को इशू हुए हैं। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तो ये स्टेप नंबर 2 आ गई, स्टेप नंबर 3 आ गई। फाइनली हम निकालेंगे डीईपीएस, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर के लिए सबसे पहले बेसिक अर्निंग पर शेयर वाला, अब सबसे पहले वो ले लो, अर्निंग ले लो। तो बेसिक अर्निंग पर शेयर वाला अर्निंग आपका 18 लाख है, प्लस सेविंग ले लो स्टेप 2 27,500, ये आपकी स्टेप 2, डिवाइडेड बाय आप नॉर्मली जो वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग ऑर्डिनरी शेयर्स लेते हो वो ले लो। तो वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग ऑर्डिनरी शेयर्स आपके 1 लाख हैं, प्लस पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स का वेटेड एवरेज ले लो 10,000, जो आपका स्टेप नंबर 3 में है। चलो बताओ कितना आया? 16.61 डीईपीएस आ गया 16.61, डीईपीएस आ गया 16.61। और बेसिक ईपीएस कितना है? बेसिक ईपीएस कितना है? 18, और डीईपीएस कितना है? 16.61। सही है, मतलब ये डाइल्यूट हुआ है। अगर ये बेसिक ईपीएस से बड़ा होता तो हम उसको बोलते एंटी डाइल्यूटेड, हम उसको शो ना करके हम बेसिक ईपीएस को ही डाइल्यूटेड ईपीएस बोलते। ठीक है, ये पता है आप सबको? बोलो बोलो, ये पता है आप सबको? ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये हो गया आपका डीईपीएस वाला पॉइंट। एक और क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, मुझे बताओ ये आरआर में था क्या? ये आरआर में था क्या, एक बार मुझे बताओ। क्वेश्चन नंबर 10, ये है आपका डीईपीएस इन केस ऑफ ईसॉप। ईसॉप के केस में डीईपीएस कैसे होता है? डीईपीएस इन केस ऑफ ईसॉप, तो मेरी बात को ध्यान से समझना। डीईपीएस इन केस ऑफ ईसॉप, ईसॉप के केस में कैसे होता है? तो ईसॉप के केस में क्या होता है? अंडर ईसॉप we have to find out potential equity shares, we have to find out 27,500 का 70% क्यों किया है बुक में? 70% किया है क्या बेटा? तो इसका मतलब ना यहां पर टैक्स रेट लेना पड़ेगा, यहां पर टैक्स रेट लिया होगा मैंने, एग्जाम यहां पर डाला नहीं होगा। टैक्स रेट 30% होगा, इन्होंने अगर 70% किया है तो वो टैक्स रेट 30% माइनस किया होगा। क्वेश्चन में दिया नहीं था ना, शायद मेरे से कॉपी पेस्ट करने में मिस प्रिंटिंग हो गई होगी। क्वेश्चन में दिया होना चाहिए 30%, देखो ना, तभी मैंने यहां पर किया। बेटा कॉमन सेंस है, तुम उसमें क्यों वो सोच रहे हो, पर थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा तुम्हें। वो 30% टैक्स रेट करना पड़ेगा, मैंने 0% टैक्स रेट माना है। आई होप अब समझ में आ गया होगा। जानबूझ के मैं करेक्शन नहीं करवा रहा हूं, तुम लोग नालायक खुद ही करेक्शन कर लो। ठीक है, खुद ही करेक्शन कर लो, आपको समझ में आ गया होगा। यार थोड़ा सा ना बेसिक कॉमन सेंस को थोड़ा सा ध्यान रखो, डरो मत। अंडर ईसॉप वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स, पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स आर, कैसे निकलेंगे? टोटल ईसॉप, टोटल ईसॉप नंबर्स माइनस टोटल ESOP numbers multiply by
एक्सरसाइज प्राइस डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। आपको ऐसा करना है। अब ये देखो टोटल ईसॉप नंबर्स कितने हैं। टोटल ईसॉप नंबर्स हैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ अंडर द ऑप्शन 1,00,000। तो टोटल ईसॉप नंबर है 1,00,000 माइनस, अगर यही 1,00,000 नंबर्स जो मैं एक्सरसाइज प्राइस 15 रुपए की है, 15 रुपए पे इशू कर रहा हूं, तो कितने फंड्स आ रहे हैं? 15 लाख। अगर यही 15 लाख रुपए मैं मार्केट प्राइस 20 रुपीज के हिसाब से बुलवाता, 20 रुपीज के हिसाब से बुलवाता, तो मेरा काम कितने शेयर्स में चल जाता? मेरा काम 75,000 नंबर ऑफ शेयर्स में चल जाता। तो 25,000 इज पोटेंशियल इक्विटी। 25,000 इज पोटेंशियल इक्विटी। ठीक है, मतलब सर इसका लॉजिक बताओ। मुझे पता है नालायक को, चाहे मेरी क्लास के बच्चे हो, चाहे तुमने क्लास कहीं से भी ली है, हाँ उस टाइम पे पता नहीं क्या पढ़ा था, पर अभी हम फ्री वाली अभ्यास बैच में सब पूछेंगे साले से, क्योंकि ये बताएगा, ये मना नहीं करेगा। हाँ ये अपना भाई है, ये मना नहीं करेगा, कोई बात नहीं। तो पॉइंट ये होता है कि तुम ईसॉप में 1,00,000 नंबर, 1,00,000 नंबर अपने एम्प्लॉयज को ऑफर कर रहे हो 15 रुपए के हिसाब से, 15 रुपए के हिसाब से। पर यही तुम 20 रुपए में फ्यूचर जनरल पब्लिक को ऑफर कर सकते थे। तो तुमने बोला कि यार मुझे अपने एम्प्लॉय से कितने पैसे मिलेंगे? 15 लाख। अगर यही 15 लाख रुपीस, यही 15 लाख रुपीस अगर मैं मार्केट में इशू करता, तो मुझे सिर्फ 75,000 शेयर में मेरा काम हो जाता, सिर्फ 75 में काम हो जाता। जबकि अभी मुझे 1 लाख शेयर इशू करने पड़ रहे हैं। इसका मतलब मैं 25,000, 25,000 शेयर फ्री फोकट में इशू कर रहा हूं, जिसके अगेंस्ट मुझे फ्यूचर में कोई एडिशनल फंडिंग नहीं आएगी, और मैं फ्री में इशू कर रहा हूं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। इसको बोलते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि ऐसे इक्विटी शेयर्स जो फ्यूचर में शेयर बनेंगे, ऐसे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ऐसे ईसॉप, ऐसी सिक्योरिटी जो फ्यूचर में शेयर बन जाएंगी, पर उसके अगेंस्ट हमें कोई एडिशनल फंड नहीं आएंगे, तो वो 25,000 है। ठीक है, तो ये होता है आपका, बस मिल गया पोटेंशियल। अब आपको क्या करना है? अब आपको डाइल्यूटेड ईपीएस और बेसिक ईपीएस निकालना है। तो बेसिक ईपीएस, बेसिक ईपीएस में आपका वेट प्रॉफिट कितना है? 12। नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट, बिफोर ये ईसॉप कितने थे? 5 लाख। सर क्यों 5 लाख? और वो जो हम जो नॉर्मल इशू कर रहे हैं, बेटा अभी इशू नहीं हुआ है, ईसॉप फ्यूचर में इशू होगा। पूरे 1 लाख शेयर फ्यूचर में इशू होंगे। 75 भी फ्यूचर में होगा, 25 भी फ्यूचर में होगा। अब भी हमारे शेयर आउटस्टैंडिंग 5 लाख ही है। 2.4 और डाइल्यूटेड ईपीएस हो जाएगा +0, कोई सेविंग नहीं होती, डिवाइडेड बाय 5 लाख +25,000। अब ये देखो कि ईसॉप इशू करने की कोई डेट दी है क्या आपको? नहीं, उन्होंने डायरेक्टली वेटेड एवरेज निकाल के दिया है। तो डायरेक्टली 25 डेट दी होती तो टाइम वेट ले लेते। 2.29, 2.29। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10। बहुत सारे बच्चों को हमारी टर्म बुक में दिया हुआ एक क्वेश्चन है, सबसे लास्ट में, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से रिलेटेड है, और वो क्वेश्चन मॉड्यूल का है। उस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने वो वाला क्वेश्चन यहां पर लिया हुआ है, और थोड़ा सा अलग भी है। तो हो सकता है, क्या पता एग्जाम में आ जाए, है ना। फिर एग्जाम में आ गया, मैंने अगर मान लो ये करवाया नहीं, तो दोगे मुझे गालियां, दोगे ना? ठीक है, दोगे ना गालियां? हाँ सर वो तो देंगे, हमारा धर्म सिद्ध अधिकार है गालियां देना। बिना गालियों के सर हमें मजा नहीं आता है सर। बिना गालियों के ना घर में मजा नहीं आता है सर, मजा, मजा नहीं आता है सर। चलो पहले सुन लो। अब देखो जी, मैं ना इस क्वेश्चन को, इस कॉन्सेप्ट को पहले डिस्कस करना चाह रहा हूं।
मैं इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना चाह रहा हूं सबके लिए। ईपीएस अब चाहे वो आरआर में था या आरआर में नहीं था, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से सुनना, मैं इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना चाह रहा हूं। ईपीएस इन केस ऑफ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। सर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन मतलब कंपनी का ऐसा कोई डिपार्टमेंट, ब्रांच, सेगमेंट, डिवीजन जो साल के बीच में कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दिया, नहीं चल रहा है, डिसकंटिन्यू कर दिया, ठीक है। तो उस डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के अंदर भी तो कुछ प्रॉफिट लॉस हुआ होगा ना। सो इफ देयर इज अ लॉस इन कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, ध्यान से देखो वर्डिंग क्या है। मेरे दो ऑपरेशन चल रहे हैं, ऑपरेशन ए, ऑपरेशन बी। बी को मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया, तो जो ए है उसको बोलेंगे कंटिन्यूइंग। अब कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में अगर मेरा लॉस है, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में अगर मेरा लॉस है, तो मैं डीईपीएस निकालते वक्त, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर निकालते वक्त, मैं पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स लूंगा ही नहीं। बस आपको इतनी बात याद रखनी है, मैं सिर्फ ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स लूंगा। कंडीशन क्या है, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में अगर लॉस है तो डीपीएस निकालते वक्त आपको सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर लेने हैं, पोटेंशियल इक्विटी शेयर लेना ही नहीं है। आपको बस इतनी सी बेसिक बात अगर समझ में आ गई ना, काम खत्म हो जाएगा। किसको किसको समझ में आया? किसको किसको समझ में आया? अगर कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में लॉस है तो डीईपीएस निकालते वक्त, डीईपीएस कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का, डाइल्यूटेड अर्निंग पर, डिसकंटिन्यूइंग का, टोटल ऑपरेशन का डीईपीएस निकालते वक्त तुम पोटेंशियल शेयर मत लेना। बस इतनी सी बात है सर। सर ये लिखवा दो, अबे लिखा हुआ है ना, लिख लो ना बे, समरी में लिख लो इस पॉइंट को, ठीक है। देखो जी एग्जांपल से देखो क्या है, एग्जांपल से देखो। ईएएसएच कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का 10 लाख है, क्या लॉस है? क्या नहीं, लॉस नहीं है। अगर लॉस नहीं है, प्रॉफिट है, तो डीईपीएस निकालते हो, तुम्हें पोटेंशियल लेना पड़ेगा, तुम्हें पोटेंशियल लेना पड़ेगा। डिसकंटिन्यूइंग में लॉस है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, डिसकंटिन्यूइंग में लॉस होने से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऑर्डिनरी इक्विटी तुम्हारी 1 लाख की है, पोटेंशियल इक्विटी तुम्हारी 20,000 की है। तो कैसे निकालेंगे, बेसिक और डाइल्यूटेड। तो बेसिक अर्निंग पर शेयर, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का प्रॉफिट कितना है, 10 लाख, डिवाइड बाय ऑर्डिनरी शेयर्स 1 लाख, तो 10 लाख 1 लाख, ये हो गया 10 रुपीज बेसिक अर्निंग पर शेयर। डिसकंटिन्यूइंग का प्रॉफिट कितना है, 4 लाख माइनस और 1 लाख ऑर्डिनरी इक्विटी, अभी क्योंकि बेसिक में हम ऑर्डिनरी लेते हैं तो ये -4 आ गया। टोटल ऑपरेशन 10 और 4 6 हो गए, 6 लाख, 6 लाख डिवाइड बाय 10,000, 6 लाख डिवाइड बाय 10,000, तो ये 6 बेटा बेसिक अर्निंग पर शेयर। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर क्या होगा, डाइल्यूटेड के केस में, डाइल्यूटेड के केस में हमें पोटेंशियल इक्विटी शेयर लेने होते हैं। कब, कंटिन्यू में प्रॉफिट है ना, ले लो। तो वापस से 10 लाख डिवाइडेड बाय दोनों को ले लो 120, देखो 10 लाख डिवाइड बाय 120, मैंने डाइल्यूटेड के, डाइल्यूटेड निकालते वक्त मैंने पोटेंशियल लिया है क्योंकि कंटिन्यूइंग में प्रॉफिट है, ठीक है। फिर डिसकंटिन्यूइंग में 4 लाख का लॉस डिवाइड बाय 120, 4 लाख का लॉस डिवाइड बाय 120 कितना आ गया, 3.33। अब देखो ध्यान से देखो, यहां 4 आया था, सॉरी यहां 10 आया था, यहां 8.33 हुआ, हुआ डाइल्यूट, बढ़िया। यहां -4 आया, -4 से -3.33 हुआ, बेटा ये डाइल्यूट नहीं हुआ, ये एंटी डाइल्यूट हुआ। ध्यान से देखिए, एंटी डाइल्यूट हुआ, पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डिसकंटिन्यूइंग है ना, चलता चलता, डिसकंटिन्यूइंग है चलता है, डिसकंटिन्यूइंग में एंटी डाइल्यूट आए चलता। फिर 6 का 5 हो गया, ठीक है, बढ़िया। सो कंक्लूजन, अंडर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन DEPS is anti-dilutive due to potential equity share. However, under continuing operation, EPS is dilutive. Hence, we shall consider potential equity. आया समझ में कि नहीं? आया समझ में कि नहीं? ठीक है, ठीक है। कुछ बच्चों को लग रहा होगा बट वाई, हाँ बट वाई सर ऐसा क्यों होता है? सुन लो ना यार,
सबर तो है ही नहीं कुछ बच्चों में। चलो सुनो ध्यान से, एग्जाम्पल 4 EAESH कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में तुम्हारा नेगेटिव है। नेगेटिव याद है ना, क्या करना है? नेगेटिव के केस में आपको डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर निकालते वक्त पोटेंशियल इक्विटी नहीं लेने का है। ठीक है, तो देखो 10 लाख, डिसकंटिन्यूइंग 15 लाख पॉजिटिव, और ये सब। चलो कंटिन्यूइंग का निकालते हैं। कंटिन्यूइंग का सबसे पहले -10 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख बेसिक अर्निंग पर शेयर, तो ये कितना आया? -10। डिसकंटिन्यूइंग का निकालते हैं 15 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो ये हो गया 15। टोटल का निकालते हैं 10 लाख माइनस 15 लाख प्लस, तो नेट ऑपरेशन आपका नेट टोटल हो गया आपका -5 लाख। -5 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख ऑर्डनरी इक्विटी, तो ये हो गया आपका सॉरी +5 लाख है, तो ये हो गया आपका 5 रुपए। चलो अब आप देखो डाइल्यूटेड के अंदर कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में आपका प्रॉफिट कितना है? लॉस है 10 लाख लॉस है, डिवाइडेड बाय डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर में तो मुझे दोनों लेना चाहिए। अगर मैं दोनों लेता हूं 120 करके, तो देखो मेरा एंटी डाइल्यूट हो रहा है, ये मेरा एंटी डाइल्यूट हो रहा है, जबकि कंटिन्यूइंग में कितना था? 10 से होगा 8.33 एंटी डाइल्यूट। सिंस इट इज एंटी डाइल्यूटेड, हेंस पोटेंशियल इक्विटी शेयर शुड नॉट बी कंसीडर्ड। अगर मैं पोटेंशियल लूंगा ना तो वह एंटी डाइल्यूट हो जा रहा है, तो इसीलिए मुझे उसको नहीं लेना है। मुझे सिर्फ नॉर्मल इक्विटी को लेना है, ताकि वो 10 के आसपास ही रहे, ताकि वो 10 के आसपास रहे। तो जिनका वो क्यों वाला क्वेश्चन है ना, क्यों सर क्यों, क्योंकि पोटेंशियल लेने से वो एंटी हो रहा है, मुझे एंटी शो नहीं करना होता है। और कंटिन्यूइंग ऑपरेशन है, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में मुझे एंटी शो नहीं करना है। अब समझ में आया क्यों का जवाब? तो अगर कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में लॉस है, तो ऐसे केस में तुम्हें पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स नहीं लेने हैं डाइल्यूटेड के अंदर। तो ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन उसी का ही था। अब देखो, एक्स लिमिटेड हैज इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑर्डिनरी ऑपरेशन 240, अ लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन 360। अब मुझे बताओ लॉस किस में है? मुझे बताओ लॉस किस में है? लॉस किस में है? डिसकंटिन्यूइंग में लॉस है। अगर कंटिन्यूइंग में लॉस होता तो मैं पोटेंशियल नहीं लेता, पर डिसकंटिन्यूइंग में लॉस है ना, ले लो पोटेंशियल। Accordingly, a net loss of 120. Company has 1000 equity shares and 200 potential equity shares. You are required to compute basic and diluted earning per share. चलो आ जाओ निकाले। क्वेश्चन नंबर कहां गया? 11। सबसे पहले बेसिक, कंटिन्यूइंग में कितना प्रॉफिट है? 240 का, डिवाइड बाय 1000। डिसकंटिन्यूइंग कितना है? 360 नेगेटिव, डिवाइड बाय 1000। और टोटल ऑपरेशन आपका 120 डिवाइड बाय 1000, 240 रुपए। 360 माइनस और 120 माइनस डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर निकालते वक्त आप जब कंटिन्यूइंग ऑपरेशन करोगे तो 240 डिवाइडेड बाय 1200 करोगे, पोटेंशियल भी लोगे, क्योंकि कंटिन्यूइंग में प्रॉफिट है, चलता, कोई दिक्कत नहीं है, एंटी हो जाएगा वो। 200 रुपए आ गया, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर आ गया ना, एंटी नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम ही नहीं है। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन 360 नेगेटिव डिवाइड बाय 1200, 300 नेगेटिव। सर ये तो एंटी हो गया ना, अबे क्या करना उससे, डिसकंटिन्यू हो रहा है, किसको पड़ी है इसकी, इस बिजनेस की? ठीक है, टोटल ऑपरेशन 120 नेगेटिव डिवाइड बाय 1200, 100। सर ये भी एंटी हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरा कंटिन्यूइंग ऑपरेशन तो डाइल्यूट हो रहा है ना, तेरा कंटिन्यूइंग ऑपरेशन डाइल्यूट होना चाहिए, बाकी सब एंटी डाइल्यूट हो रहे हैं, की फर्क पहन है, कोई नहीं। समझ में आया? तो ये वो वाला सवाल है। ये देखो, द बेसिक अर्निंग पर शेयर वुड बी 120 माइनस एंड डाइल्यूटेड वुड बी 100 माइनस। ये देखो वो जहां टोटल कर रहा है, ये टोटल का कंपेयर कर रहा है। मैंने आपको तीनों करके बता दिए, मोरल ऑफ द स्टोरी समझ में आ गई?
अगर कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में लॉस है तो डीईपीएस निकालते वक्त, डीईपीएस किसका, कंटिन्यूइंग का, डिसकंटिन्यूइंग का, टोटल का, डीईपीएस निकालते वक्त पोटेंशियल नहीं लेने का है। सर ये इतना सिंपल ऐसा क्वेश्चन था, ओ माय गॉड सर, मैं ना आपके ईओ बैच का स्टूडेंट हूँ, उस टाइम पे तो पता नहीं, मुझे समझ ही नहीं आया था। हाँ एक्चुअली यहाँ पर मैं अपनी खुद की गलती मानूंगा, ईओ बैच में मैंने ये क्वेश्चन स्किप करवाया था, स्किप इन द सेंस कि मैं भूल गया था इसको डिस्कस करना, रियली सॉरी फॉर दैट। अगर आप मेरे ईओ बैच से हो, अगर आप मेरे पिछले वाले रेगुलर बैच से हो, तो ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस नहीं किया था, ये मेरी गलती है, बट यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। सर एंटी डाइल्यूट का मीनिंग, अरे भाई यार मत करो यार, तुम लोग ऐसे मत करो यार। एंटी डाइल्यूट का मतलब ये कि गिरने के बजाय उल्टा बढ़ना, गिरने के बजाय उल्टा बढ़ना, तो ये गलत है। आप प्रूडेंस को फॉलो करते हो, प्रूडेंस के अगेंस्ट नहीं जा सकते, फ्यूचर की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिखा सकते। तो एंटी डाइल्यूट मतलब फ्यूचर की प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब फ्यूचर में अर्निंग पर शेयर और अच्छा होगा ऐसा, ठीक है। अब देखो कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर इफ पॉसिबल मई 24, सर इफ पॉसिबल ट्रम्प वाला क्वेश्चन, सर इफ पॉसिबल ये सर, ये सर, ये सर, वो सर, वो। अरे यार तुम लोग मेरे को जाने नहीं दोगे, 5:30 बज गए, मेरा 6 बजे सेशन है मेरा दूसरा, क्या मैं उसको अगली क्लास में ले लूं, क्या मैं अगली क्लास में ले लूं? 6 बजे मेरा सेशन है बेटा, 6 बजे मेरा सेशन है, भाई को थोड़ा सा आराम करने दो। एक काम करते हैं, जो तुम जो बोल रहे हो ट्रम्प वाला क्वेश्चन और मई मई 24 वाला क्वेश्चन, मेरे पास मई 24 डाउनलोडेड होगा क्या? 24 डाउनलोडेड भी नहीं होगा यार, किधर से लाएंगे, किधर से लाएंगे? कहीं तो डाउनलोड किया था, मुझे याद आ रहा है एग्जाम टाइम में। हम्म, कहीं तो होगा वो दुनिया जहां तू मेरे साथ है। नहीं यार, मई 24 का मैं डाउनलोड करता हूँ, है ना, मई 24 का मैं डाउनलोड करता हूँ। ICAI मई 24 का मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ऐसा क्या क्वेश्चन था, मैं तुम्हें अभी एटलीस्ट मैं देख तो लूँ क्या है भाई, मैं करवा दूंगा, डोंट वरी। ऐसा कौन सा क्वेश्चन था तुम बोल रहे हो सर डाउनलोड कर, वो बता दो। नेक्स्ट क्लास में ही करवाऊंगा, अभी डाउनलोड करके रख लेता हूँ। हम्म, नीले गगन की तितली, कोई बताएगा? कोई, अब मैं ही ढूंढूं कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है? कंस्ट्रक्शन AS2, AS7, AS2, 6A। ये तो लीज का क्वेश्चन है, ये तो AS19 है नालायक। 50,000 equity shares, 80 rupees paid up by all shareholders, 2 lakh 8% preference shares of 10,000, 12% debentures, each debenture is convertible into 3 equity shares of 100 each. April 23, July 23, the remaining 20 called up and paid by all the shareholders except one shareholder holding 10,000 equity shares. During 13, the company had a profit after tax 344. Tax rate is, you are required to compute the basic and diluted earning per share. क्या है यार इस क्वेश्चन में, मुझे तो इजी लग रहा है। हाँ, मुझे तो इजी लग रहा है, आ जाओ। चलो अब मैंने इतना तो आधा कर ही लिया है काम, तो अब बाकी का क्या? बाकी का क्या, चलो कोई नहीं, तुम बोल रहे हो तो करवा लेते हैं। AS20 मई 24, AS20 मई 24, ठीक है। सबसे पहले, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? EAESH, EAS मैं थोड़ा रफ में करवाऊंगा, है ना। कंपनी हैड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 344, तो प्रॉफिट
आफ्टर टैक्स, सॉरी 344 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड 20 लाख का 8%, 160। 184 हो गया EAESH, इसको क्यूमुलेटिव डिविडेंड मानेंगे, ठीक है ना। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो इंटरेस्ट माइनस करने की जरूरत नहीं है। चलो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स। वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स, तो सबसे पहले 50,000 इंटू 8 रुपए के हिसाब से पेड अप है, इंटू 12/12, 50,000 8 12/12, ये हो जाएगा 4 लाख। फिर उसके बाद जुलाई में रिमेनिंग 20 कॉल्ड अप पेड बाय ऑल एक्सेप्ट वन होल्डिंग 10,000, तो आपका 40,000 इंटू 2 इंटू जुलाई ना 9/12 इंटू 2 इंटू 9/12, ये हो गया 60, तो ये हो गया 460। 460 को 10 से डिवाइड करो तो हो गया तुम्हारा वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग नंबर, ये हो गया 46,000। 46,000 बेटा वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग नंबर, डिवाइड बाय 10 से कर लिया मैंने। तीसरा, बेसिक अर्निंग पर शेयर। बेसिक अर्निंग पर शेयर, बेसिक अर्निंग पर शेयर आपका 184 डिवाइडेड बाय 46,000, ठीक है। 46,000 184 डिवाइडेड बाय 46,000, ठीक है, ये हो गया 4। उसके बाद डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर क्या क्या होगा, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर बताओ, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर बताओ। आपका टैक्स रेट है 30, तो डाइल्यूटेड में क्या करते हो, सबसे पहले स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई पोटेंशियल इक्विटी। आइडेंटिफाई पोटेंशियल इक्विटी, सर अब इजी लग रहा है सर, एग्जाम हॉल में याद ही नहीं आया। आइडेंटिफाई पोटेंशियल इक्विटी, तो पोटेंशियल इक्विटी तुम्हारी कौन सी है, डिबेंचर, ईच डिबेंचर इज कन्वर्टेबल। सर प्रेफरेंस को पोटेंशियल नहीं मानेंगे बेटा, कहीं कन्वर्जन लिखा है क्या, कहीं कन्वर्जन लिखा है क्या, नहीं लिखा है ना भाई। चल तू मान भी ले तो उसके कन्वर्जन रेट तो है नहीं, तो कैसे निकाल पाएगा नंबर ऑफ शेयर, हाँ। तो प्रेफरेंस को इग्नोर कर, अब क्या बचा तेरा, डिबेंचर, तो डिबेंचर इज कन्वर्टेबल इनटू 3 इक्विटी शेयर्स। सो ये बेसिकली तुम्हारा क्या है, 12%, 12% डिबेंचर्स कन्वर्जन इनटू, ये कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स थे, 10,000 इंटू 3, तो 30,000। स्टेप नंबर टू है सेविंग ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स। सेविंग ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स, तो इंटरेस्ट इंटरेस्ट इंटरेस्ट। अब मुझे ये देख के बताओ कि डिबेंचर कब इशू किए, डिबेंचर कब इशू किए, 10,000 12% डिबेंचर 10 लाख, ईच डिबेंचर इज कन्वर्टेड इनटू 3। डिबेंचर की कोई इशू डेट नहीं दी गई है, अज्यूमिंग इशूड एट बिगनिंग, अज्यूम इशूड एट बिगनिंग, तो 10 लाख का 12%, 120 माइनस टैक्स रेट 30%, ये हो गया 84,000। स्टेप नंबर 3, वेटेड एवरेज पोटेंशियल, वेटेड एवरेज पोटेंशियल इक्विटी, तो पोटेंशियल इक्विटी कितना है, 30 इंटू 12/12। सर क्यों, क्योंकि अज्यूम कर रहे हैं हम इशूड एट बिगनिंग है, तो ये इक्विटी शेयर्स, ये जो डिबेंचर्स ये पूरे साल भर आउटस्टैंडिंग रहे, ठीक है। अब स्टेप नंबर 4, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर।
जिसके लिए तुमने बेसिक अर्निंग पर शेयर वाले फॉर्मूले में क्या क्या लगाया था, 184 और 46, तो ये 184 लिखो और 46 लिखो। अब प्लस प्लस करो, प्लस प्लस करो, सेविंग इन इंटरेस्ट कितनी है, 84,000, ठीक है ना, और प्लस करो तुम्हारा 30,000। अब ये मत बोलना कि सर अब ना ट्रम्प का ये करवा दो वो करवा दो, मेरी क्लास है भाई 6 बजे यार, कुछ तो रहम करो यार मेरे ऊपर। 3 पॉइंट, हाँ नंबर बता दो ट्रम्प का कौन सा, मैं एक बार देख रखूंगा फिर मैं आपको बता दूंगा, मैं अगली क्लास में पूछ लेना। मतलब 3.53 डाइल्यूट हो गया, ये 4 आ गया, ये 3.53 आ गया, वेरी गुड, हो गया बेटा, ठीक है। ट्रम्प का पता नहीं तुम लोग कौन सा वाला बोल रहे थे। अच्छा मुझे बताओ ये सब तुम्हें चाहिए क्या, ये सब तुम्हें चाहिए क्या? अच्छा इसमें डिसकंटिन्यूइंग का तुम्हें, डिसकंटिन्यूइंग वाला तुम्हें वो चाहिए क्या, जो मैंने तुम्हें ये करवाया, और तुम्हें जो मैं हैंड रिटन ये सॉल्व करवा रहा हूँ, ये सब तुम्हें चाहिए क्या? तो मैं तुम्हें अगली क्लास में बताऊंगा कि तुम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ट्रम्प का कौन सा वाला क्वेश्चन कौन क्या बोल रहा था, ट्रम्प का वाला कौन सा क्वेश्चन, एग्जाम हॉल में यही देख के उल्टी आ गया था, मैं क्या करूं यार, मैं क्या बोलूं आपको। ट्रम्प का कौन सा, एग्जाम्पल 18, एग्जाम्पल 18, हाँ एग्जाम्पल 18, तो ट्रम्प का एग्जाम्पल नंबर 18 मैं देख रखूंगा फिलहाल। ये जो ईपीएस वाला है, ये ईपीएस का तुम लोग ना स्क्रीनशॉट ले लो, 2 मिनट का ये वाला पोर्शन, यहाँ यहाँ इसको मैं इसको मैं मैनेज करवाता हूं, मैं तुम्हें अगली क्लास में बताऊंगा कि तुम कहाँ से ले सकते हो, नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें बताऊंगा। हालांकि तुम्हें ये पता है ना, जो ड्राइव है अपनी, जो ड्राइव ड्राइव तुम्हें पता है मास्टर प्रॉब्लम्स किसके अंदर हैं, पूरा लेक्चर शेड्यूल किसके अंदर है, मैं दिखा देता हूँ, है ना, ड्राइव और लेक्चर पूरा पूरा जो ये अभी अभ्यास बैच चल रहा है, तो वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ये वन है पूरी ड्राइव है, तो इसमें जो पहला पहला है अभ्यास बैच नोट्स स्टडी प्लानर, तो इसके अंदर मैंने स्टडी प्लानर बनाया है, मस्ट डू क्वेश्चंस का पार्ट 1 डाल दिया है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसी के अंदर एक फोल्डर डाल देता हूँ, इसी के अंदर एक फोल्डर डाल देता हूँ, क्लास क्लास नोट्स, क्लास नोट्स, क्लास नोट्स का फोल्डर डाल देता हूं। इसमें मैं अभी डाल दूंगा AS19 और AS20 करवाया ना, मैं दोनों इसके अंदर डाल दूंगा, ठीक है। चलो मैं इसके अंदर डाल दूंगा, जो लिंक है वो तो आपको पता ही कि आपको डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगी। बच्चों अगर आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज कृपया करके आप मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, ठीक है। और आप अगर अप्रिशिएट नहीं करोगे, आप अगर प्रेज नहीं करोगे, आप अगर बहुत सारे लोगों को बताओगे नहीं, तो यार मुझे लगेगा कि यार बच्चा इतना भी मेरे लिए नहीं कर पा रहा। मैं जो कर रहा हूँ वो सबका भला करना चाह रहा हूँ, मैं सब तक पहुंचना चाह रहा हूँ, मेरा सिंपल सा फंडा है। मैं आपको सीधा सीधा बताऊं, मैं चाह रहा हूं कि भाई ज्यादा से ज्यादा मैं इंगेजमेंट बढ़ाऊं तुम सबके साथ, ठीक है ना, चाहे तुम मेरे स्टूडेंट हो चाहे मेरे स्टूडेंट नहीं हो, और मुझे लगता है कि मेरी कोई गलत डिमांड भी नहीं है। तो बस अगर तुम्हें लगता है कि मैं डिजर्व करता हूं तो तुम प्लीज मेरे इस वीडियो को सब लोग लाइक करके जाना, मेरे ये अभ्यास बैच को बाकी लोगों को रिकमेंड करना। हमारा न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है सीए इंटर के लिए, मई 25 के लिए, अपने जूनियर्स को प्लीज जरूर रिकमेंड करना, ठीक है। बस यही आपसे रिक्वेस्ट है, और तो कुछ मैं मांग नहीं सकता हूं। और बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में क्या होगा सर, अगली क्लास में क्या होगा सर ये भी बता दो, सर अगली क्लास में क्या होगा ये बता दो सर, अगली क्लास में होगा, अगली क्लास में क्या होगा, अगली क्लास में क्या होगा, अगली क्लास में बेटे ओ बेटे, अगली क्लास, हाँ मुझे एक इंपॉर्टेंटली तुम लोगों को से ये बताना था, बात करना था कि AS11 और ब्रांच दोनों कर पाओगे साथ में, AS11 और ब्रांच दोनों कर पाओगे, क्योंकि मैंने यहां लिखा है सफिशिएंट फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑल्सो, ठीक है ना, सफिशिएंट फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑल्सो लिखा है मैंने, क्या दोनों कर पाओगे साथ में, या मैं पहले सिर्फ AS11 लूं और फिर उसके बाद ब्रांच लूं, क्या बोलते हो, जल्दी बताओ, AS11 और ब्रांच। भाई हाँ 8 घंटे का लेक्चर है, उसके अंदर मैंने जितना मुझे पता है सफिशिएंट फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस है, ठीक है। पर फिर भी जो मेरा मास्टर प्रॉब्लम है, मास्टर प्रॉब्लम है,
तो मास्टर प्रॉब्लम के अंदर AS11 भी है, ब्रांच भी है, पर मेरे को ना ऐसा लगा कि मैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्या ही करवाऊं। आई डोंट नो कितने क्वेश्चन मैंने आरआर वाले नोट्स में डाले हैं, आई डोंट नो, पर देख लो कि क्या करना चाह रहे हो। अलग ले लो सर, सिंगल ही लो सर, सेल्फ कर लेंगे। AS11 का सर अलग अलग ले लो सर। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा मुझे ये समझना पड़ेगा। तो अच्छा, तुम लोग मेरे टेलीग्राम चैनल में सब कनेक्टेड हो क्या? CA जय चावला टेलीग्राम चैनल जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक अगर नहीं होगा तो मैं डलवा दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर लिंक नहीं होगा तो मैं डलवा दूंगा, क्योंकि क्या है, हम लोगों का ये कम्युनिकेशन किस पे चलेगा? ऑब्वियसली हम लोगों का ये कम्युनिकेशन टेलीग्राम पे ही चल सकता है। ठीक है, हम लोगों का ये कम्युनिकेशन टेलीग्राम पे ही चल सकता है। तो टेलीग्राम पे मैं डालूंगा कि अगला जो लेक्चर मैं लेने वाला हूं वो AS11 और ब्रांच पर है, तो मैं अलग अलग लूं और तुम लोग क्या करके आने वाले हो अपन देखेंगे। ठीक है, चलो। फिर भी मैंने सेशन तो रखा ही है, मैंने सेशन तो प्लान किया ही है कि भाई ओनली फॉर डाउट सेशन। मैंने डाउट सेशन तो प्लान किया है, तो मैं इसको डाउट सेशन की तरह ही मैनेज करूंगा आपके साथ। मुझे लगा कि हाँ कुछ एक आध कोई नया क्वेश्चन हो सकता है, तो वो मैं आपके साथ फिर डिस्कस कर लूंगा। चलिए बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आप लेक्चर को लाइक कर चुके होंगे। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में कल शाम को 4 बजे। बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, लव यू ऑल।